पढ़ेंगे नया चैप्टर, एक तो बाइनोमियल थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी आसान चैप्टर है। ये जो चैप्टर है हमारा इसका ऊपर जेई में भी क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू आर गेटिंग क्वेश्चन एंड कुछ क्वेश्चन काफी आसान रहता है जब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन करेंगे तो एक्सपेंशन का यूज करके, और कुछ क्वेश्चन होता है जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है उसको यूज करके भी क्वेश्चन आता है, कुछ वो क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट आता है तो हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो नाम जैसे पता चल रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम, तो क्या होता है ये बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब बाइनोमियल का मतलब हो गया टू टर्म्स, तो बाइनोमियल थ्योरम मतलब टू टर्म्स थ्योरम। तो बाइनोमियल तो टू टर्म्स, तो टू टर्म्स तो हम पहले पढ़े हुए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं टू टर्म्स का थ्योरम, a + b का होल स्क्वायर a + b का होल क्यूब। चलो उसी को हम थोड़ा देखते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि ये जो एक्सपेंशन होता है कैसे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a + b का पावर 1 है तो इट इज कमिंग a + b का होल स्क्वायर हो गया तो a² + 2ab + b², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a + b का होल क्यूब हो गया इतना, ठीक है, इतना तक तो हम जानते थे, कोई दिक्कत नहीं था, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तीन को देख के ना हमको कुछ पैटर्न हमको देखना पड़ेगा, पैटर्न को हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न में ये आ रहा है, ठीक है ना, क्या पैटर्न में आ रहा है हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या है देखो, जब a + b का होल क्यूब है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे a + b का होल क्यूब है तो a का क्यूब से स्टार्ट हुआ, पहले a का क्यूब है, ठीक है, फिर क्या हो गया a² b, मतलब a का पावर एक घट गया, उसके बाद b स्टार्ट हो गया, a का पावर एक और घटा, b का पावर बढ़ा, a का पावर और घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। सो दिस इज द वे वी आर गेटिंग दैट एक्सपेंशन, दैट इज द वे। ऐसे ही अगर हम a + b⁴ करेंगे तो यू विल गेट a⁴, पहले तो a⁴ आएगा, फिर a का पावर घटेगा तो a³ हो जाएगा, उसके साथ b आ जाएगा, फिर a का पावर और एक घटेगा तो a² आ जाएगा, b² आ जाएगा, मतलब एक का पावर से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा का पावर एक का पावर स्टार्ट होता है, दूसरा का पावर 0 होता है, पहला में b का अगर मैं लिखूं तो इट इज कमिंग b⁴ एक्चुअली, है ना, ये हमारा b⁴ है, ओके। ऐसे ये चलते रहेगा, उसके बाद b का पावर यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे a का पावर देखूं तो a का पावर हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है, तो a⁴ b⁴, a⁴ b, a⁴ b², a⁵ प्लस a⁴ b⁴, मतलब a का पावर घट रहा है, b का पावर चढ़ रहा है। उसके नेक्स्ट में भी a + b⁵, तो a⁵, फिर a का पावर घट गया, a⁴b और घटा, b का बढ़ रहा है, तो एक साइड में घट रहा है, एक साइड में बढ़ रहा है, दैट इज हाउ वी कैन डू द एक्सपेंशन। तो हमको पता चल गया, अगर हमको a + b⁻20 भी दिया होगा तो हमारा शुरू तो a⁻20 से होगा, उसके बाद a⁻19b, फिर a⁻18b², a⁻17b³ ऐसे करके चलेगा। ये तो सब पता चल गया, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इनका सब तो कुछ और आता, a³ का सब 3a²b, 3ab², ये सब तो आ रहा था, तो ये सब कैसे किया जाएगा, है ना। सिंपल वे, जब अर्ली डेज में मैथमेटिशियन सब इसको स्टडी करने लगे तो देख रहे थे इनका वैल्यू सब कैसे आ रहा था। सिंपली इसके साथ a + b को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो फिर वैल्यू आया कुछ ऐसा, वैल्यू जो आया ना, नजर आया कुछ ऐसा, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5, ये हमारा आ गया 10, ये हमारा आ गया कितना 10, फिर 5 एंड फिर दिस, then this one is coming what 6, okay। ये आ गया हमारा 15, ये हमारा 20, ये हमारा 15, ये हमारा 6, okay, then that is this much, and ये वाला कितना आ जाएगा, ये 7, okay, ये हमारा 21, ये हमारा 35, okay, ये हमारा फिर से 35, और ये हमारा हो गया कितना 21, फिर यहाँ पे 7, और ये हो गया इतना, यहाँ पे पावर थोड़ा ये b⁻6 होगा, है ना, a और b⁻ जो है यहाँ पे 5 लिखा है, इट विल बी 6, ऑलराइट। अब सवाल है कि सर आप तो ये सब लिख लिए, तो इनको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट्स बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन।
ये एक्सपांशन हो गया a प्लस b टू द पावर 4, इसको हम एक्सपांड कर दिए तो ये एक्सपांशन हो गया। और ये जो a टू द पावर 4, a क्यूब, a स्क्वायर, b स्क्वायर, ये सब जो था उनके साथ जो मल्टीप्लाई होता है उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। सर आप क्या कोफिशिएंट को लर्न कर लिए हो कि ऐसा लिख दिया? नहीं, मैं लर्न नहीं किया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक तो पैटर्न में ये जो जा रहा है उस पैटर्न को फॉलो करके मैं इसको लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली वो क्या रहा है, ये पहला तो 1 आएगा, फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 आएगा, लास्ट का कोफिशिएंट 1 आएगा, तो बीच का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ दोगे, 1 और 3 4 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, लेफ्ट राइट को 1 1 ही रहने देना। फिर यहाँ पे हम देखेंगे a प्लस b टू द पावर 5 है तो इट विल बी व्हाट, पहला तो 1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 1 4 5 हो गया, 4 6 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 1 5 हो गया, लाइक दैट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 5 6 10 5 15 10 10 20 10 5 15 5 and 1 6। That is how we got the expansion। इसका मतलब है कि अगर हमको a प्लस b टू द पावर 7 का एक्सपेंशन चाहिए तो हमको a प्लस b टू द पावर 6 हमको जानना पड़ेगा, तो जाके हम लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि a प्लस b टू द पावर 6 अपने आप में काफी बड़ा है, तो a प्लस b टू द पावर 7 लिखने के लिए a प्लस b टू द पावर 6 तक लिखेंगे, फिर जाके वहां तक पहुंचेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल का काम हो गया। तो इसलिए जो कोफिशिएंट जो है ना, ये कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करके है ना, ऑब्जर्व किए और पास्कल एक तो ट्रायंगल बनाए, उसको बोलते हैं हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल। वो ट्रायंगल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये कोफिशिएंट सब लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल को अगर हमको याद करना है तो ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है ठीक है, ये 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो है ना हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 0 के लिए हो गया। लेट मी राइट इट, दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब a प्लस b के लिए हो गया। एंड दिस वन इज कमिंग फॉर n इज इक्वल टू 2, ये अभी n इज इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा, ओके। ये n इज इक्वल टू 3 के लिए आ रहा है, ये n इज इक्वल टू 4 के लिए आया, और ये n इज इक्वल टू 5 के लिए आएगा। और हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इतना तक किए तो इस ट्रायंगल को थोड़ा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 1 के लिए हो गया, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 1 2 हो गया, तो बीच में हमारा 2 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी 3 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 3 हो गया, बीच में लिखते हैं ना, ये 3 हो गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो गया। तो n इज इक्वल टू 3 का कोफिशिएंट ये हो गया। अब n इज इक्वल टू 4 का कोफिशिएंट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 4 हो गया, और उसके बाद हमारा ये हो गया 1, लेफ्ट राइट पे 1 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ये दोनों को ऐड करेंगे 10 हो रहा है। ये दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना आ रहा है, 10 अगेन। ये दोनों ऐड करेंगे 5 10। अब सवाल है कि ये तो सब निकल गया, ठीक है, ये जो है ना ये हमारा निकल के आ गया कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है ये सब क्या क्या है, सबके लिए हम लिख लिए। सवाल है कि क्या ये भी काफी आसान है याद रखना। इट इज ऑब्वियस बात है कि इट्स नॉट सो इजी अगेन टू रिमेम्बर। हम इसका पिछला स्लाइड में देख रहे थे कि इसको करने के लिए ये एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। अभी हम इसका एक्सपेंशन से छुटकारा मिल गया हमको। अभी जो हम कर रहे हैं हमारा एक्सपेंशन से हमको छुटकारा मिल गया, लेकिन ये टेबल तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर भी ये टेबल जो है ना, ये टेबल हमको फिर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड अगेन इट इज नॉट ए वेरी इजी वर्क। ये जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेबल ड्रॉ करना भी काफी इजी, आसान काम तो है नहीं। तो इसीलिए कुछ सोचना पड़ा कि नहीं, कुछ और भी कंसेप्ट होना चाहिए और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कैसे। सो मैथमेटिशियन सब
रिसर्च करने लगे, सोचने लगे कि क्या हो सकता है भाई, क्या करने से हमारा और आसानी से चीज निकल जाएगा। तो जब वो लोग इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लोजली ना, दे फाउंड दैट अरे ये सब चीज तो आसानी से निकल सकता है एक फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो इसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं। दे फाउंड दैट दिस वन, ये वन का बात कर रहा हूं मैं इसके लिए 5 के लिए, दिस इज योर 5C0, दिस वन इज 5C1, दिस वन इज 5C2, this one is 5C3, this one is 5C4 and this one is 5C5। अब बात है कि ये वैल्यू और याद रखने का झंझट रहा नहीं, ये वैल्यू जो है ना इसका याद रखने का झंझट रहा नहीं। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, यहां पे ऐसे ही ये आ जाएगा हमारा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अरे ये तो काफी आसान हो गया, मतलब अब तो ये काफी आसान हो गया। इसका मतलब है कि अगर मेरे को निकालना है a प्लस बी टू द पावर, मान लेते हैं मेरे को निकालना है a प्लस बी टू द पावर 50, मान लेते हैं a प्लस बी टू द पावर 50। अब इसका निकालना भी वैल्यू काफी आसान हो गया। कोफिशिएंट सब कैसे होगा, 50C0, फिर कितना आ जाएगा 50C1, फिर कितना आ जाएगा 50C2, फिर 50C3, ऐसे करके फाइनली कितना हो जाएगा 50C50। अच्छा, इसका मतलब ये कोफिशिएंट सब हम जो छोड़ रहे थे वहां पे, ये सब हम ऐड करके लिख रहे थे, वो तो और आसानी से निकाल सकते हैं। अभी a प्लस b टू द पावर 7 है, तो 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7, ये भी आसान हो गया। ये सब नो, अब चीजें जो है हमारे लिए आसान हो गया याद रखना। नो नीड टू ड्रॉ दिस पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल को ड्रॉ करके कोफिशिएंट लिखने का भी कोई जरूरत अभी नहीं है। अभी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 7 अगर पावर 5 है तो 5C0 से स्टार्ट करके 5C5 तक खत्म कर देंगे, और बाकी a और b का पावर के बारे में हमको तो समझ में आ ही गया था, तो दैट इज व्हाई वी गॉट द एक्सपेंशन नाउ। अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी मान लेते हैं हमारे पास दो चीज है x और a, इसके जगह में बुक में हमको a प्लस b भी मिल सकता है, x प्लस y भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x प्लस a टू द पावर n, तो क्या होगा, पहला x का पावर n होगा, फिर x का पावर घटेगा, x का पावर n था, अभी n से घटेगा एक तो n-1 और a का पावर 1 हो गया, फिर x का पावर एक और घटेगा n-2 ऐसे घटते घटते जाएगा। बीच में कोई एक जगह आएगा जहाँ पे x का पावर अगर मैं n-r कर दूं तो a का पावर r आ रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे अगर x का पावर n-1 है, n-1 है तो a का पावर 1 है, n-2 है तो a स्क्वायर है। ऐसे अगर n-r हुआ तो a टू द पावर r हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, लास्ट में a टू द पावर n हो जाएगा। साथ में उनका कोफिशिएंट्स क्या रह गया, कोफिशिएंट्स रह गया हमारा क्या, NC0, NC1, NC2, ये सब NC0, NC1, NC2, NC3, ऐसे करके हम लोग चलेंगे, लास्ट में NCR में NCN में खत्म कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, जिसको हमको याद करना है। याद क्या, हम समझ गए ना, अब याद क्या करेंगे, समझ तो गए ना। x प्लस a टू द पावर n, तो NC0 से स्टार्ट करके NCN खत्म करेंगे, फिर s का पावर जो भी होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर एक तो घटाएंगे इसको, दूसरा का बढ़ाएंगे, इस टाइप का चलेगा। अब ये x के जगह में हमेशा x नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, जो रहेगा उसको x मानेंगे, और a के जगह में जो रहेगा उसको a मानेंगे, ठीक है। चलो, यही चीज को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूंगा ना, सिंबॉलिकली लिखना चाहूंगा तो मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये समेशन का सिंबल हो गया सिग्मा, r इज इक्वल टू 0 टू n, r इज इक्वल टू 0 टू n हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे n c r, उसके बाद x टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस होल थिंग।
ये पूरा का पूरा चीज को हम सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा चीज जो लिखा हुआ है उसको हम सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? ये सिंबॉलिकली जो लिखा हुआ उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। क्या है ये? अगर मैं r का जगह में 0 डाल दूं तो क्या मिलेगा? NC0, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। x का पावर n हो गया, वो भी यहाँ पे लिखा है। a का पावर 0 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब a का पावर 0 है। फिर ये सिंबल प्लस का होता है, प्लस हो जाएगा। फिर r का जगह में 1 डालेंगे तो NC1, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। x का पावर n-1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। a का पावर 1, वो यहाँ पे लिखा है। जस्ट लाइक दैट इट विल गो ऑन। सो यही चीज को हम इस फॉर्म में लिखे हैं। ऑल्दो इसका यूज अभी नहीं करेंगे, हम इसी का ही यूज करके जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे। आई होप सारे को ये वाला चीज समझ में आ गया। यस और नो जल्दी से बता तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, अब ये एक्सपेंशन पता चल गया। मान लेते हैं बीच में माइनस है, x प्लस a की जगह में x माइनस a है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलेगा। प्लस माइनस ऐसे चलेगा। ओके, सवाल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उसके बारे में हमको जानना है। लेट मी टेल यू दोस थिंग्स। फर्स्ट हो गया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+1 है। जरा मैं फिर पहले से दिखा देता हूँ फर्स्ट बिट में से। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू वहां पे लिखा हुआ है a प्लस b टू द पावर n का बारे में, x प्लस a या फिर a प्लस b टू द पावर n का बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमको जानना है। पहले पावर 1 है तो 2 टर्म आया, देखो। पावर 2 है तो 3 टर्म आया। पावर 3 है तो सॉरी पावर 1 है तो 2 टर्म आया। पावर 2 है तो 3 टर्म आया। पावर 3 है तो 1 2 3 4 ठो आया। पावर 4 है तो 1 2 3 4 5 ठो आया। मतलब जो भी पावर होता है उससे एक तो ज्यादा हो जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया कितना? n+1। जितना भी पावर होगा उसमें एक ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे ना, इसमें मैं जो सबसे बड़ा वाला में से दिखाता हूँ, इसमें देखो हर टर्म में जितना सारे टर्म है, सारे टर्म में देखो a और b का पावर अगर हम खोजेंगे ना, a और b का पावर अगर खोजेंगे, ऐड करेंगे उनको, तो हमको कितना मिल रहा है? पहला में देखो a और b का पावर खोज के, a का पावर 7, b का पावर 0, तो ये 7 हो गया। दूसरा में अगर a का पावर और b का पावर खोजोगे ना, तो a का पावर हमारा कितना है? 6 है, और b का पावर कितना है हमारा? 0 है, 1 है। तो ये भी ऐड करने से 7 हो गया। तीसरा में हम देख सकते हैं कि a का पावर 5 है और b का स्क्वायर है, तो ये भी हमारा 7 हो गया। यहाँ पे हमारा a का पावर 4 है और b का पावर 3 है, तो ये भी हमारा 7 हो गया। सो यू कैन सी इन ईच टर्म, जितना भी टर्म है सारे टर्म में a और b का पावर जोड़ दोगे तो 7 आ रहा है। तो ये पावर 7 था, इसीलिए 7 आ रहा है। पावर n होगा तो a प्लस b का पावर हमारा n ही होगा, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है क्या है? अगर मैं इक्विडिस्टेंस टर्म जाता हूं शुरू से लास्ट में से, शुरू से ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट में से ये फर्स्ट टर्म है, ये दोनों को हम बोलते हैं कि इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। एंड में से ये फर्स्ट है और ये शुरू में से फर्स्ट है। इनका कोफिशिएंट देखो सेम है, 1 है। अब शुरू में से ये सेकेंड है, लास्ट में से ये सेकेंड है। इनका कोफिशिएंट भी देखो, ये भी सेम है, 7 है। ये थर्ड में से, शुरू में से थर्ड, लास्ट में से थर्ड, तो ये तीनों का इनका कोफिशिएंट भी हम देख सकते हैं कि सेम है। इसका मतलब है कि इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, इनका कोफिशिएंट जो होता है ये सेम होता है। ये 3 पॉइंट हमको पहले जानना है x प्लस a टू द पावर n के बारे में, या फिर a प्लस b टू द पावर n, जो भी है, बाइनोमियल बोल रहा है। सो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो गया। सम ऑफ द पावर इंडिसेस ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इज n, a प्लस b टू द पावर n लिखा हुआ है, या फिर x प्लस a टू द पावर n लिखा हुआ है, इसीलिए। कोफिशिएंट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर सेम, ये भी हम देख लेंगे। ओके, चलो अगला पॉइंट हो गया क्या? नंबर ऑफ टर्म्स इन। इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया। अब अगर ऐसे टाइप का 2 टर्म को जोड़ देंगे तो क्या होगा? x प्लस a टू द पावर n और x माइनस a टू द पावर n।
ऐसा चीज दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। क्या ये n+1 और n+1 ऐसे हो जाएगा क्या? इसका तो n+1 होता है, x माइनस a का भी n+1 होगा, तो n+1 और n+1 बोलने से 2n+2 ऐसा होगा क्या? देखते हैं। अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सब कोई, x + a⁴n और x - a⁴n। अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे, ऑल कैन सी, सारे देख सकते हो यहाँ पे कि ये दोनों तो सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, कैन यू सी दिस? तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर से इसका आगे वाला अगर हम लिखते तो 3 वाला ये कैंसिल हो जाता, मतलब आधा तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें आधा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मान लेते x + a⁴9 है, तो हमारे 10 का टर्म होगा यहाँ पे, 10 में से आधा कैंसिल हो जाएगा, आधा बच जाएगा, मतलब 5 तो बच जाएगा और 5 तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर x + a⁴10 है, ठीक है, 9 है तो 10 तो आता है, 10 में से आधा कैंसिल हो जाएगा और आधा बच जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर x + a⁴10 है तो इसमें तो 11 नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, तो उसमें आधा तो कुछ होता नहीं है, 11 का आधा कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो इन दैट केस उसमें क्या होता है वो हमको देखना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो क्या होगा। अगर ऑड होगा तो जितना भी पावर होगा उसमें 1 ऐड कर दो बाय 2, दैट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स। इससे मैं 9 बोल रहा था, 9 + 1/2, 9 + 1/2 कितना होता है? 5। तो मतलब अगर x + a⁴9 और x - a⁴9 करोगे तो हमको 5 तो टर्म मिलेगा, बचा 5 तो टर्म मिलेगा, बाकी 5 तो कैंसिल हो जाएगा। और जो 5 तो मिलेगा वो सब क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है। हम क्या x और x लिख के बोलेंगे, दो टर्म है, x + x लिखने के बाद क्या मैं इसमें 2 टर्म बोलूंगा क्या? ऑब्वियसली ना, मैं इसको 2x बोलूंगा। अरे सिमिलर टर्म्स को जोड़ के हम टर्म्स नहीं बना सकते एक्स्ट्रा, हमको डिसिमिलर टर्म लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा टर्म बनाने के लिए। x और x बोल के हम लिखेंगे 2 टर्म्स, नो ऐसा नहीं होता है। हम जब भी टर्म्स खोजते हैं तो डिसिमिलर टर्म कितना तो है वो देखते हैं। x और x लेने से तो 2x हो जाएगा, सॉरी। सो ये और ये दोनों तो सेम होगा ना, ऐड करने के बाद क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यार, ये और ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक हम 2 टो बोलेंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब एक ही टर्म होगा। दिस वन इज गिविंग यू 1 टर्म, द नेक्स्ट वन विल गिव यू 1 टर्म, लाइक दैट। तो अगर यहाँ पे टोटल 10 टो होगा तो कट जाएगा 5 टो, 5 टो बचेगा इसमें और इसमें, और वो 5 तो सेम होगा, सो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज गोइंग टू बी 5। लेकिन अगर 11 टर्म्स होगा तो, सॉरी, अगर पावर 10 होगा तो देयर विल बी 11 टर्म्स, तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 6 टो बचेगा। सो दैट इज द फॉर्मूला। सो वही हमारा फॉर्मूला है। अगर हमारा x + a⁴n + x - a⁴n करते हो, अगर n इवन होता है तो फिर n/2, जैसे 10/2 में बोला था, 10/2 + 1 इतना तो टर्म बचेगा, और ऑड होने से n + 1/2, ऑड होने से पूरा आधा आधा हो जाता है। ऐसे ही ये दोनों को अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस करने से क्या होगा, साइन चेंज करेंगे हम सारे का, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये दोनों बच जाएगा, ये पहला दोनों कट जाएगा। तो ऐसे करके प्लस में कितना टो होगा और माइनस से कितना टो होगा, सॉरी माइनस होगा तो इवन होने से क्या होगा, ऑड होने से क्या होगा, देख लो। x + a⁴n, x - a⁴n, ऑड होने से इसमें भी वही होगा क्योंकि आधा आधा हो जाएगा, है ना। इवन होने से n/2 इफ n इज इवन। तो चलो एग्जाम में आ सकता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट x + a⁴n, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं नहीं बोलूंगा, हम बोलेंगे कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलूंगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ही एक चीज है जो कि बच्चे को सीखना चाहिए, बिना इसको सीखे
कुछ नहीं कर सकते हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा बाइनोमियल थ्योरम में। सबसे इंपॉर्टेंट बोलने से दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इसको, ठीक है। क्या है कि जेनरल टर्म हमको, अच्छा सपोज ये टर्म का क्या इंपॉर्टेंस है जरा समझ जाओ। मान लेते हैं हमको ऐसा दिया है क्या कि 2x² मान लेते हैं ऐसे दिया है 2x² प्लस 1/x टू द पावर 38 ऐसा दिया है। कोई मेरे को बोलेगा कि अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो कितना टर्म मिलेगा? 2x² प्लस 1/x टू द पावर 38 है, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो हाउ मेनी टर्म्स आई विल गेट? 39 टर्म्स मिलेगा, ठीक है। अगर मेरे को कोई बोला कि भाई इसका जो 28th टर्म है बता दो कि इसका एक्सपांशन करने के बाद मिलेगा 39 टर्म्स, तो 28th टर्म क्या है बता दो। तो हमारा काम क्या यही होगा कि हम 39 टर्म्स लिखे, फिर 28 टर्म्स क्या है खोजेंगे, फिर उसका वैल्यू क्या है बताएंगे। ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी आवर जॉब। हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि हम सीधा 39 लिखेंगे सारे। अगर कोई बोल दिया मेरे को 37 बोला, बोलो और ये पूरा 39 तक लिखना पड़ेगा, कम से कम 37 तक लिखना पड़ेगा, नहीं। तो हम पर्टिकुलरली जो बोला है उसी को निकालेंगे, जो टर्म बोला है उसी को निकालेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जनरल टर्म। कोई भी टर्म हमको बोला है 8th टर्म, चलो 8 ही निकालते हैं। हमको बोला है 25th टर्म, चलो 25th ही निकालते हैं, उसका आगे पीछे कुछ नहीं। हमको बोला है 38 है ना, 34th टर्म, 34th ही निकालते, उसका आगे कुछ नहीं निकालते। So that is why let me tell you this is most important, मैं इसको बताता हूं। और ये बिना जाने हम बाइनोमियल नहीं कर सकते, ये बिना जाने हम बाइनोमियल नहीं कर सकते। So ये क्या होता है? TR+1, इसको हम बोलते हैं TR+1, मतलब जो टर्म है वो एक ज्यादा, उसमें उस केस में R एक तो कम रहना पड़ेगा उसमें जो टर्म है। अगर मेरे को निकालना बोला 35 टर्म, तो मैं उसको 34+1 सोचूंगा। क्या सोचूंगा? 34+1, मतलब मेरा मन में R का वैल्यू कितना आएगा उससे कम, R का वैल्यू कितना आएगा उससे कम। अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई 10th टर्म बोलो, तो मैं R सोचूंगा कितना? 9। अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि 5th टर्म बोलो, तो मैं R सोचूंगा कितना? 4। अगर कोई मेरे को बोलेगा 2nd टर्म बोलो, तो R सोचूंगा मैं 1, ठीक है। तो TR+1 तो क्या होता है? NCR x to the power n minus r a to the power r। देखा लग रहा होगा ये बोला NCR x to the power n minus r a to the power r, ये बोला सबको दिखाई दे रहा होगा। ये चीज तो हम पहले भी लिखे हैं, खाली उसको भी स्पेशली नाम दिया जा रहा है। इस चीज को हम नाम दे रहे हैं क्या? इसका नाम है TR+1। ये जो टर्म है, ये टर्म का नाम है क्या? TR+1। दिस इज R+1 टर्म, ये हमारा R+1 टर्म है। सर ऐसा क्यों? यहाँ पे R है तो R+1 क्यों बोल रहे हो? चलो शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पे जब 0 था तो हम उसको फर्स्ट टर्म बोल रहे थे। यहाँ पे जब 1 था हमारा वो सेकेंड टर्म था। यहाँ पे जब 2 था हमारा वो थर्ड टर्म था। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो है वो वाला टर्म उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे R लिखा है तो ये TR+1। सारे को ये चीज याद रख देना है कि भाई TR+1 कैसे निकाला जाता है। TR+1 कैसे निकाला जाता है? NCR a to the power n minus r b to the power r। अगर XR a लिखा हुआ है तो x to the power n minus r a to the power r। से ऐसे ही अगर मेरे को कोई बोल दिया कि भाई बताओ इसका T20 कितना है, ये वाला टर्म तो आप लिख लिया, एक्सपेंशन तो आप लिख लिए, अब बता मेरे को यहाँ पे T20 कितना है। T20 कितना है बताओ। T20 बोलने से 20 वर्ड कप नहीं है, बस T20 टर्म 20 है ना। टर्म 20 कितना है बता। तो हम क्या बोलेंगे? R का वैल्यू मेरे पास है कितना? 19। क्या सबको समझ में आया? R का वैल्यू 19 है। NCR N हो गया हमारा 38 C 19, फिर x to the power n minus r
x हो गया हमारा 2x स्क्वायर टू द पावर x माइनस r नहीं n माइनस r 38, ये दोनों को माइनस कर दो, काम खत्म। 38 माइनस 19 हो गया 19 इंटू 1/x टू द पावर r, r मतलब 19। दैट्स ऑल। ये हमारा 20th टर्म है। कुछ आगे पीछे निकालने का जरूरत है, जो पूछा वो निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि rth टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, p लिखा हूं, तो इसको pth टर्म बोलते हैं। pth टर्म फ्रॉम द एंड क्या बोलेंगे, pth टर्म। ओके, हमारा ये फॉर्मूला जो है ना फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये फॉर्मूला फ्रॉम द बिगिनिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, ये फॉर्मूला बिगिनिंग से है। लास्ट में से अगर पूछ लिया तो कैसे करोगे, तो लास्ट में से अगर पूछ लिया तो उसको शुरू में से कौन सा टर्म है वो कन्वर्ट कर लेंगे हम। लास्ट में से जो pth टर्म होगा शुरू में से वो n-p + 2th टर्म होगा। इसे मान लेते बोल रहे हैं लास्ट में से 10th टर्म बताओ, तो लास्ट में से 10th टर्म ना निकाल के हम शुरू में से क्या करेंगे, 38 - 10 + 2, 38 + 2 40 - 10 38th टर्म। शुरू में से वो 30 टर्म होगा, लास्ट में से जो 10th टर्म होगा शुरू से वो 30th टर्म होगा, मतलब t30 निकाल दोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू लास्ट टर्म। और क्वेश्चन आएगा तो एक और तरीका मैं ये बता दूंगा, लास्ट में से अगर कोई टर्म निकालना है तो कैसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट x + a टू द पावर n। हम अब बात करेंगे क्या, मिडिल टर्म का बारे में। अब तो हम स्पेसिफाइड टर्म के बारे में बात कर रहे थे, अभी वो स्पेसिफाइड टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, मिडिल टर्म लिखा हूँ और ब्रैकेट में s लिखा हूँ। तो ये s क्यों लिखा हूँ, इसका मतलब मिडिल टर्म्स भी हो सकता है, मतलब मिडिल टर्म भी हो सकता है और मिडिल टर्म्स भी हो सकता है। नाउ लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं ना। फर्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे देखो n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे n = 2 हियर, n = 2, n = 2 हियर, और यहाँ पे n = 4 है ना। n 2 है और n 4 है। जरा देखो यहाँ पे हमको पूरा बीचों बीच एक टर्म मिल जाएगा, ये एक टर्म मिल गया पूरा बीच में है। मिडिल मतलब क्या, उसका राइट हैंड साइड में जितना उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये उतना ही। इस टर्म का राइट हैंड साइड में एक टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है। यहाँ पे देखो इसका राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। राइट हैंड साइड में जितना, लेफ्ट हैंड साइड में उतना। तो अगर n इवन होगा तो हमको क्या मिलेगा, एक ही तो मिडिल टर्म मिलेगा। If n = even, then we'll get only one middle term. But the question is जो कौन सा टर्म है, n इवन होने से एक तो मिडिल टर्म मिलेगा, बट वो कौन सा है। यहाँ पे देखो 2/2 + 1, 2/2 होता है कितना, 1, 1 + 1 कितना होता है 2, तो ये मिडिल टर्म हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2 + 1, 4/2 2 होता है +1 थर्ड टर्म ये, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6/2 + 1, 6/2 होता है 3, 3 + 1 is 4, 1 2 3 4। मतलब अगर n इवन होगा तो हमारा मिडिल टर्म जो होगा n/2 + 1, ये हमारा मिडिल टर्म होगा, n अगर इवन होगा तो। लेकिन अगर n ऑड होगा तो लेट्स सी ऑड कौन कौन है, यहाँ पे कौन कौन सा चीज ऑड है देख लेते हैं पहले, है ना। कोएफिशिएंट सब रहने दो, इसको क्यों मिटाऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर n ऑड है तो यहाँ पे देखो n ऑड है, पावर 3 है तो ऑड है, तो यहाँ पे हमको एक ठो मिडिल टर्म नहीं मिलेगा, हमारे पास 2 ठो मिडिल टर्म आ गया एक साथ। इसका राइट हैंड साइड में एक, लेफ्ट हैंड साइड में एक। अब इस केस में भी हमारे पास 2 मिडिल टर्म आएगा, इसका राइट हैंड साइड में 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2। सो वी विल हैव 2 मिडिल टर्म्स।
जब n का वैल्यू ऑड होगा तो वो कौन कौन सा टर्म होगा? ये थर्ड और फोर्थ है ना। 5 + 1/2 और 5 + 3/2, इसका मतलब है कि n का वैल्यू का ऊपर डिपेंड करता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो है ना वो डिपेंड करता है n का वैल्यू का ऊपर। n का वैल्यू अगर हमारा इवन है तो हमारे पास एक मिडिल टर्म आएगा n/2 + 1 टर्म। n का वैल्यू अगर ऑड है तो हमारे पास दो टर्म मिडिल टर्म्स आएगा, वो हो जाएगा n + 1/2 और n + 3/2। तो ये दो टर्म मिडिल टर्म्स आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से है, इसका ऊपर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज सारे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे उसमें काफी सारा क्वेश्चन करेंगे। आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जेई का, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक्सप्लोसिव पर एन में क्या बोला है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ऐसे नाम से ही पता चलता है, जैसे बोला है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जैसे मान लेते हैं एक्सप्लोसिव पर एन को मैं एक्सपांड करूंगा, एक्सपांड करने से मेरे पास मिलेगा कितना टर्म? n + 1 टर्म मिलेगा। वो n + 1 टर्म में से हो सकता है कोई टर्म में x ना रहे, तो जो टर्म में x ना रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक क्वेश्चन हमारा निकला भी है, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में इसमें हम अगर एक्सपेंड करूंगा तो हमारे पास 11 टर्म्स मिलेगा, हमको 11 टर्म्स मिलेगा। तो उसमें से कोई एक टर्म है जो कि जिसमें x, मतलब हर क्वेश्चन में रहेगा गारंटी नहीं, ये क्वेश्चन में है, हर क्वेश्चन में x नहीं रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में देखो, जब मैं मिडिल टर्म निकाला ना उसमें -252 मिला। x है क्या? नहीं है। अच्छा, जब x नहीं है तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ? x⁴0 हो जाएगा ना। 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। सो दैट इज गिविंग मी व्हाट? -252। सो एक्चुअली जब हमको सवाल में बोलेगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब मैं समझूंगा कि पावर ऑफ x इन दैट टर्म इज 0। मैं समझूंगा कि उस टर्म में x का पावर जो है 0 है। क्या समझूंगा? जिस टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल रहा है जो टर्म का बारे में, उस टर्म में x का पावर एक्चुअली 0 है, ये मेरे को समझना पड़ेगा, ये मेरे को मानना पड़ेगा। ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन में अगर सवाल में बोलता है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हमको पता नहीं है टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है मेरे को पता नहीं है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि अरे भाई कोई भी एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब कोई भी टर्म बोलने से क्या सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? वो जनरल टर्म ही ले लेंगे। मतलब हम बोल देंगे क्या? tr+1 is independent of x। हम क्या बोलेंगे? tr+1 is independent of x। फिर tr+1 निकालेंगे। जब tr+1 निकालेंगे फॉर्मूला डाल के, तो उसमें x का पावर कुछ ना कुछ तो आएगा, और जो भी आएगा वो r का टर्म में आएगा, क्योंकि मैं tr+1 लिख रहा हूं ना कि t4 t5 ऐसा लिख रहा हूं। क्योंकि tr+1 लिख रहा हूं तो r का टर्म में ही आएगा x का पावर, तो जो भी आएगा उसको 0 कर देना है। उसमें से r निकल गया, अच्छा r निकल गया तो टर्म भी निकल जाएगा। मैं tr+1 निकाला हूं, अगर r का वैल्यू 5 आया तो t5+1 t6